हमारी तैयारी के दौरान एक कॉमन समस्या आजकल हो गई है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जब मैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी अधिकता की समस्या की बात करता हूँ, तो उसमें स्टडी मटेरियल्स, गाइडेंस, रिसोर्सेज ये सारी आती हैं। लेकिन जो आप चूज कर रहे हो वो आपके एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है? क्या वो सिर्फ एक बुक है जो 2000, 3000, 4000 पेजेस का है? कंटेंट की तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उसमें से कितना कंटेंट एक्चुअली एग्जाम में यूज कर सकते हैं? एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 नंबर के, 10 नंबर के, जिसमें हम 200, 250, 300 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो कि इस प्लेंटी की जो समस्या है, हमारी अधिकता की जो समस्या है कंटेंट के कारण, उसमें से हम बेस्ट कैसे निकाले, आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी अपना के बिहार जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया, और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, रैंक 7 लेके आए, मेंस में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने गेस्ट सुरेंद्र कुमार जी से कि इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की समस्या को इन्होंने कैसे डील किया, और इससे एसोसिएटेड कुछ और मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। मैं तो एक तरीके से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का विक्टिम ही रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मान लो ड्यूरिंग बीए, तो मान लो अगर मिडिवल इंडिया मेरे को पढ़नी है, तो मैं सतीश चंद्रा की भी किताब ले आया, हरीश चंद्र वर्मा की भी ले आया, और एलपी शर्मा की भी ले आया। अब उसमें से पढ़नी कौन सी है और उसमें से क्या पढ़ना है, मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी। सेम थिंग मेरे साथ लॉ में हुई। मतलब आईपीसी की रतनलाल की सबसे पहले लेके आया, फिर एसएन मिश्रा की ले आया, फिर केएन विभूति की ले आया, उसके बाद एक और की जो किताब थी हरी सिंह गौड़ करके, वो ले आया। वो तो वॉल्यूम में आती है हाँ, किताब। तो अब मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले सुभाष कश्यप ले आया, फिर जेएन पांडे, डीडी बसु ले आया, एमपी जैन, बीएन शुक्ला, लास्ट में तो सिरवई के वॉल्यूम लेके आया मैं। उसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब मेरे साथ क्या होता है, कॉन्स्टी की जो भी किताब दिखी उठा लो, उसमें से कुछ ना कुछ काम का मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आप मिसगाइड हो जाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप सिलेबस को देखें, और सिलेबस को देखने के बाद उसके टॉपिक देखें, कौन कौन से टॉपिक वो पूछ रहा है। उसके अलावा टॉपिक के बाद तीसरा स्टेप है कि आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें। हर स्टेट के एग्ज़ाम का एक पैटर्न अलग होता है। बिहार का अपना अलग है, उत्तराखंड का अपना अलग है। उत्तराखंड करंट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूट अगर पूछ रहा है तो वो करंट के टॉपिक पूछेगा। बिहार जुडिशरी कॉन्स्टी पूछ रहा है तो करंट वाले उतने नहीं पूछेगा। हाँ, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले PYQ निकाल लेने हैं, और उसके अलावा फिर जब आपके पास अगर सोर्स कलेक्ट हो गए, उसमें से काम की चीज़ तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन होगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद ही उसमें से टॉपिक निकाल सकते हैं। और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और किसी सीनियर से इंटरेक्शन करेंगे, वो आपको बताएगा, या टॉपर्स के बारे में आप जानेंगे वो कैसे करता है। तो मैं तो मल्टी सोर्स यूज किया। उसके अलावा उसमें से अपना एक मॉडल आंसर लिखा। उस मॉडल आंसर को मैंने कम से कम 10 बार अपडेट किया, तब जाके जस्ट लाइक मेरे पास एक क्रीम टाइप का ही क्वेश्चन आया। तो वो मैंने एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट अपना करके आया हूँ। तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की है सोर्स को लेकर। एक तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अगर जैसे इंस्टीट्यूट का रोल यहीं तो आ जाता है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको मल्टी सोर्स यूज करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट के पास एक टीम होती है इस काम के लिए। अगर इंस्टीट्यूट के पास टीम है और आपके लिए काम की चीज़ निकाल के दे दी, तो आपको सिर्फ उसे याद करना है। तो इंस्टीट्यूट या कोचिंग का ये रोल ये हो जाता है कि हमारे जो काम को वो सिंप्लीफाई कर सकता है। और इंस्टीट्यूट में अगर इस तरह के एम्प्लॉय हैं जो फॉर्मर सेलेक्टेड पर्सन है, या फिर करंट के सेलेक्टेड पर्सन है, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं जिनका इंटरव्यू तक उन्होंने पहुँचे, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं मार्केट में। स्टडी IQ का ही मैं देखूँ, मान लो करंट अफेयर में अगर खुद से मल्टी मैगजीन अगर यूज करता है तो मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन प्रशांत धवन सर का यूट्यूब पर डेली चैनल आता है, दिन में 1-2 बार आ जाता है करंट अफेयर। तो वो करंट अफेयर यूपी जुडिशरी के मेंस में काफ़ी हेल्प करता है। उसे आप देख ले रहे हैं क्योंकि उनके पास एक टीम काम कर रही है। वो हाल दो उनका एक सिंगल पर्सन का वीडियो है, टीम उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, और मैं तो बस 5-10 मिनट का देख रहा हूँ, लेकिन वो टीम को बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो टीम ने पूरा काम किया, एज ए एस्पिरेंट होने के नाते मैंने 5-10 मिनट में अपना काम कर लिया। तो ऐसी जगह आपका इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, आपके काम को एक सिंप्लीफाई कर देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में अगर आप इंस्टीट्यूट की हेल्प लेंगे तो आपको बहुत कंट्रीब्यूशन मिलेगा। काफ़ी वैलिड पॉइंट है, और जैसा आप जानते ही हैं कि हम भी अपने एफर्ट में
कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल क्रिएट करने की कोशिश में लगातार बने हैं कि जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना पढ़ना पड़े, स्टूडेंट्स को इधर उधर घूम ना पड़े। तो एक ऐसा कुछ मटेरियल डेवलप करने की कोशिश में, और वो आप जैसे सिलेक्टेड पर्सन्स की गाइडेंस में आपको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, सो दैट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट निकल के आए। तो बहुत होपफुल है हम एज ए टीम कि एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बहुत जल्द हम लेके आएंगे। मुझे तो खुशी मिलेगी कि मेरी तरह सब लोग प्लेंटी ऑफ सोर्स के विक्टिम ना रहे, क्योंकि सब लोगों के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं होता। आज के टाइम में क्या है कि लगता है कि 1-2 साल दिए बस विड्रॉ कर लेते, नहीं हुआ तो सबके अंदर उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस तरह का मटेरियल लेके आ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, क्योंकि उसमें जो व्यूज रहेंगे आई थिंक एक्सपर्ट के ही रहेंगे, जो या तो सेलेक्टेड हैं या फिर जो इंटरव्यू तक गए हैं या फिर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह, उनके अपने व्यू रहेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी helpful for the student to qualify the judicial services examination. That's very very relevant, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। तो एक अगला ख्याल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं खुद भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ और आपसे इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कई बार जब हम नॉर्मल बुक्स या कमेंट्री या डाइजेस्ट बड़े बड़े तो ले आते हैं, लेकिन उसका एग्जाम में यूटिलिटी, अगर मैं यूटिलिटी की भी बात करता हूँ तो हमने कंटेंट तो लिखा है, उसकी प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए कई बार फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट है उसके की पॉइंट्स, ये सब लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो कि वेरी मच रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन में। ये स्टूडेंट अपने आप से कहीं से सर्च नहीं कर पाता है। तो इसके रोल के ऊपर आप जरा मुझे बताएंगे। चार्ट जो है ना, आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको जस्ट लाइक 4 चांद लगा देता है। एग्जामिनर जैसे ही देखेगा चार्ट को, उसको चार्ट समझ में आ गया अच्छे से, अंदर का पढ़ेगा भी नहीं, उसी के बेस पे आपको नंबर दे देगा। एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा कि ही पर्सन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको हमें अंदर लेना चाहिए, मतलब सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए। तो ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस या डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और वो तभी हो पाएगी जब आंसर राइटिंग या प्रैक्टिस करें, क्लासरूम में आके आप टेस्ट दें, घर पे प्रैक्टिस करें और टीचर से अपना फीडबैक लें, कॉपी चेक कराएं, तो बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। जैसे कि मैं भी बना के आता हूँ डायग्राम, इस बार भी बना के आया था, तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, 60% से ऊपर सभी सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स मिले हैं। सिलेक्शन के लिए तो 57 आई थिंक या 58% चाहिए होता है, लेकिन मेंस में ही आपके अगर 60% आ रहे हैं तो बस इंटरव्यू में आपको अपेयर होना है, अपने दिखा देना कि हम भी आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, तो वो बहुत इजी रहेगा, सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। सपोज करो आपके अगर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपने चार्ट या डायग्राम बनाया, तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर ज़्यादा मिलेगा। अगर हर क्वेश्चन में आपने चार्ट बनाया तो आपके 10 नंबर नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हो गए या 5 नंबर ज़्यादा हो गए। 5 सब्जेक्ट हैं आपके 25 नंबर हो गए या फिर 30 नंबर, मतलब 50 नंबर ज़्यादा हो गए। सिलेक्शन में जो टॉपर होते हैं या सेकंड टॉपर या थर्ड टॉपर, उनके बीच 2 या 3 नंबर का फासला रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर ये सब बना के अगर आ रहे हैं आप किसी से 20-25 नंबर की अगर आप लीड लेंगे, इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे, देन यू विल आल्सो बी टॉपर और फाइनलिस्ट, आपका नाम रहेगा। तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं ये चार्ट और डायग्राम। बिल्कुल जायज़ बात करते हैं कि प्री में आपको सिर्फ पास करना है, लेकिन मेंस में एक एक मार्क्स की जो मार्जिन होती है उसकी लड़ाई करनी होती है, और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वैल्यू एडिशन जिसको मटेरियल बोल सकते हैं, चार्ट्स, डायग्राम्स। और मैं बहुत खुश हूँ एज ए पर्सन कि हम अपनी कंटेंट में वो सब लेके आ रहे हैं, चार्ट्स, डायग्राम, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स। तो काफ़ी हद तक मुझे तो बड़ी एक आशा है कि ये एस्पिरेंट्स की मदद कर सकेगा, उनके लिए यूज़फुल हो सकेगा कि अगर उन्होंने हर टॉपिक जैसे बेल के ऊपर कि क्या है बेल, बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, उसके कुछ केसेस, इसको हम थीमेटिकली अगर रिप्रेजेंट कर दें और वो भी उसको रेप्लिकेट कर दे एग्जामिनेशन में, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो उसको हेल्प करेगा। और जैसा आपने बताया भी कि वो एक 4 चांद का काम करेगा आपके आंसर्स के ऊपर, तो कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है ये। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नोट्स तो आपने बहुत बनाए होंगे, कई किताबें पढ़ी है, आप खुद बता रहे हो कि प्लेंटी के शिकार रहे, तो नोट्स तो आपने बहुत बनाए हैं, लेकिन नोट्स सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन होता है, कैसे होता है, कैसे बना सकते हैं एज एन एस्पिरेंट? मल्टी सोर्स आप यूज करें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर आप इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा किसी एक पे। अगर इंस्टीट्यूट के लेकर भी अगर डायलामा में रहेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप ये हो सकता है कि आप करंट अफेयर से अपडेट अपने आप को रखें, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे अगर BNS पढ़ाया जा रहा है, आज तक की क्लास का उस सेक्शन में क्या चेंज हुआ वही तो अपडेशन दे सकते हैं।
उसके बाद तो वो नहीं दे सकते ना, तो उसके बाद तो आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। 10% ह्यूमन एफर्ट तो रखना हाँ, तो आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई मान लो कोई जजमेंट आएगा डाइंग डिक्लेरेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको आज तक जो पढ़ाएगा डाइंग डिक्लेरेशन में तो इंस्टीट्यूट वही आपको मेंशन करेगा, उसके बाद आपको खुद उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो मल्टी सोर्स यूज करने पड़ेंगे, आपको टाइम बहुत लगेगा और आपको खुद नहीं पता होगा कि मेरा ठीक है कि नहीं। तो इंस्टीट्यूट ही है एक एकेडमी जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में, स्मार्ट वर्क करने में। हमारा एज ए कोच, एज हम कह सकते हैं एक मेंटर रोल ही तो यही है। कहते हैं ना कि अगर कृष्ण नहीं होते तो शायद अर्जुन और विजेता जो है महाभारत को वो दूसरे तरफ वाला होते। तो यही एक रोल होता है मेंटर का, और हम लोग भी इसी लगातार कोशिश में रहते हैं कि कैसे एक बढ़िया कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को मिलता रहे। तो सुरेंद्र जी, थैंक यू इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, जो बहुत हद तक शायद इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो पर्सन नहीं होता ना बताने के लिए जिसने इस जर्नी को फेस किया है, और एक बार नहीं कई बार फेस किया है। आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का। हाँ, मैंने मतलब 9 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया है। 5 बार आपने इंटरव्यू दिया है, तो इस आपने वो सारी चीज़ें देखी, अच्छी भी जो आप क्वालिफाई करे हैं। आप एपीओ भी क्वालिफाई किए थे आपने बिहार का, तो आपने वो फेज भी देखा है जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी सक्सेस भी हुई। कुछ एक वो भी फेज था कि आपकी स्ट्रेटजी फेल भी हुई। अब आपसे जो निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड निकल के आ रहा है। दोनों एक्सपीरियंस करने के बाद आप बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रिजल्ट आता था फाइनल, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ तो हमेशा मैं मार्कशीट देखता था अपनी, मेरे किस सब्जेक्ट में कम आए। तो मार्कशीट देखने के बाद फिर उस पर मैं वर्क करता था। मान लो कि मेरे इससे पहले 31 बिहार जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशन में कम नंबर आए थे, लेकिन मैंने औरों से अपने वो मार्कशीट मैच की, औरों से मेरे 20 नंबर ज़्यादा थे, क्योंकि उस बार कॉपी बहुत टफ चेक हुई थी। मेरे 76 आए थे, और जो मेरे कलीग थे उनसे मैंने पूछा, किसी के 45, किसी के 50, 55, 56, 76 मैंने रेयर लोगों के देखे थे जो सिलेक्टेड थे। तो अब मुझे तो ये था ठीक है चलो कॉन्स्टी की इस बार काफ़ी टफ चेक हुई है, इसका मतलब मेरे कॉन्स्टी में ठीक है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट था लॉ, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मेरे कम नंबर आए थे, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी जो प्रॉब्लम थी मुझसे गलत टैकल हो गई थी। तो जब गलत टैकल हो गई थी तो उस पर मुझे वर्क करना था। इस बार मैंने प्रॉब्लम वाले पार्ट पर बहुत वर्क किया, तो मुझे पता चल गया कि मेरी कमी कहाँ थी। उसके बाद मैंने उस सब्जेक्ट में वर्क करता था जिस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का मतलब 9 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करे फिर आपकी गलती को सुधारे। इन सब गलती को सुधारने का एक तरीका है कि क्लास में आप टेस्ट दें, फीडबैक फैकल्टी से लें, तो वहाँ आपको 9 बार प्री क्वालिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, 1-2 बार में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो ये रोल यहाँ पे इंस्टीट्यूट का घूम फिर के आ ही जाता है। आपको 1 या 2 बार में क्वालिफाई करना है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूट का, तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप अपनी एक्सपीरियंस से तो सीखते ही हो, दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख के स्मार्ट तरीके से अपना वक्त बचा सकते हो। तो आई होप कि इन स्ट्रैटेजी से आपकी अपनी प्रिपरेशन में, आपकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़े। आई वुड लाइक टू थैंक सुरेंद्र जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस वेरी इंसाइटफुल सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू।